तो आज का सवाल है 11वां, जिसमें सबसे पहले है समरी ट्रायल। ठीक है, समरी ट्रायल से को जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रायल क्या होता है, ठीक है, और ट्रायल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ट्रायल का मतलब क्या है, किसी भी अक्यूज्ड को, ठीक है, जब एफआईआर होता है तो एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में, ठीक है, जिसको फाइनल रिपोर्ट कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन का। इसके बाद ट्रायल शुरू होता है। ठीक है, ट्रायल का मेन पर्पज ये होता है कि अक्यूज्ड गिल्टी है उस अपराध के लिए या इनोसेंट है। ठीक है, गिल्टी और इनोसेंट प्रूव्ड करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है ट्रायल। ठीक है, तो अपन जो ट्रायल समझ रहे हैं, ट्रायल 4 टाइप का होता है। ठीक है, ये बीच बीच में आने लगते हैं तो बहुत समस्या हो जाती है। हाँ, तो ट्रायल जो होता है वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा होता है, समरी ट्रायल होता है। ठीक है, समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है, जो ऐसे अपराध जिसमें मतलब 2 साल से कम का पनिशमेंट हो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 महीना है, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे कुछ का रहता है, उससे ज्यादा उसमें पनिशमेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी प्रोसेस फॉर्मल नहीं होता है कि जैसे अन्य केसेस में क्या होता है, एफआईआर दर्ज हुआ, उसको अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोर्ट ले गए, ट्रायल शुरू हुआ, इतना लेंथी नहीं रहता है वो। ठीक है, समरी ट्रायल बहुत शॉर्ट में होता है। अक्यूज ने कांड किया, उसको ले जाओ, फाइन भराओ, उसने अपना अपराध कबूल किया, जुर्माना भरो, छोड़ो, हो गया, खत्म, उसका कहानी वहीं से खत्म। इसके बाद उसको कोर्ट में कभी आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो छोटे मोटे जैसे ट्रैफिक वायलेशन का हो गया, या आपने ड्रिंक ड्राइव कर लिया, ठीक है, इसके बाद आपका मतलब इस तरीके का जो छोटा मोटा अपराध होता है, उसमें कोर्ट आपसे पूछेगा अपराध क्यों, मतलब तुम्हें अपना गुनाह कबूल है, बोलता हाँ कबूल है, ठीक है, इतना फाइन भरो, जाओ, फाइन भरा, खेल खत्म, वो हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, तो समरी ट्रायल जो होता है वो 2 साल से कम के अपराध के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद होता है समन्स ट्रायल। ठीक है, समन्स ट्रायल भी 2 साल से नीचे के अपराध में होता है। ठीक है, इसके बाद होता है वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल जो होता है वो 2 साल से ऊपर, ठीक है, और 7 साल से नीचे तक का जो पनिशमेंट होता है वो वारंट ट्रायल होता है। लेकिन वारंट ट्रायल में ये होता है कि 2 साल से अनलिमिटेड भी पनिशमेंट हो सकता है। जैसे मान के चलिए ये क्या बोलते हैं, अपना डेथ पेनल्टी है या आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो सबको ट्राई करने के लिए आप वारंट केस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्यूज्ड को अगर मिलता नहीं है वो, तो वारंट तो इश्यू करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो वारंट केस में आ जाता है, वारंट ट्रायल होता है उसका। और लास्ट होता है सेशंस ट्रायल। ठीक है, सेशंस ट्रायल जो मैटर जिसका जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिवली सेशन कोर्ट को होता है, वो सेशन ट्रायल कहलाता है। ठीक है, उसमें बेसिकली 7 साल से ऊपर के अपराध आते हैं, क्योंकि सेशन कोर्ट के पास 7 साल से ऊपर के मामले को देखने का अधिकार। ठीक है, ये मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जाना तो एकदम डिटेल में बताया मैंने। ठीक है, अभी तो अपन सवाल समझने के लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। अब आते हैं हमारे समरी ट्रायल पर। समरी ट्रायल जो है बुक में क्या लिखा है वो देखते हैं। समरी ट्रायल अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑफर्स अ स्ट्रीमलाइन एंड एक्सपेडिटेड प्रोसेस फॉर हैंडलिंग सर्टेन माइनर ऑफेंसेस एमिंग फॉर क्विकर जस्टिस डिलीवरी। ठीक है, तुरंत जस्टिस डिलीवर हो जाए, कहानी खत्म हो जाए, इसीलिए जो है हम लोग समरी ट्रायल करते हैं। ठीक है, समरी ट्रायल करने के पीछे का मकसद एक और भी है, देखिए आगे। These trials are governed by Section 283 to 288 of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita and designed to be more efficient than a regular trial. ठीक है, रेगुलर ट्रायल जो होता है बहुत लंबा जाता है और बहुत मतलब टाइम लगता है उसमें। समरी ट्रायल जो होता है वो बहुत शॉर्ट में एफिशिएंटली खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी ये जो समरी ट्रायल है एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा। समरी ट्रायल आर एप्लीकेबल टू ऑफेंसेज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। ठीक है, और विद फाइन ओनली। अगर कोई अपराध है जिसमें सजा 2 साल से नीचे है और या सिर्फ फाइन है, तो वो जो मैटर होगा वो मैटर होगा समरी ट्रायल। ठीक है, इसके बाद है पावर टू समरी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है सीजेएम, जो बोरीवली में बैठते हैं, अंधेरी में बैठते हैं, दिंडोसी ये बांद्रा कोर्ट में बैठते हैं। ठीक है, ये तीनों जगह जो ये जज बैठते हैं वो
CJM है, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, ठीक है। दोनों टाइप के कोर्ट जो हैं वहां पे बैठते हैं। तो ये इन लोगों के पास पावर है कौन से मामले को देखने का, तो समरी मैटर को देखने का, ठीक है, समरी ट्रायल के मैटर को देखने का। इसके बाद है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, द प्रोसेस इज लेस फॉर्मल देन रेगुलर ट्रायल with no elaborate framing of charges and a simplified recording of evidence, ठीक है। इसमें कोई framing of charges, चार्जशीट ये सब नहीं होता है, ठीक है। सिंपली एविडेंस लेता है कोर्ट में और बोलता है ठीक है आप अपना गुनाह कबूल करते हो क्या, तो यस हो गया, ठीक है, फाइन भरो जाओ, खत्म कहानी आपका, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है लिमिटेड पनिशमेंट, द मैक्सिमम पनिशमेंट इन समरी ट्रायल इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months, ठीक है। 99.99% केस में जो होता है ना समरी ट्रायल, वो 3 महीने के जो मैटर होते हैं उसमें होता है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम फाइन कितना लगा सकते हैं कोर्ट, 5,000 रुपए तक का, ठीक है, समरी ट्रायल में। इसके बाद है राइट टू अपील, ये अगर समरी ट्रायल हुआ है, ठीक है, तो उसमें अपील का देखते हैं। डिस्पाइट बीइंग एक्सपेडिटेड द राइट टू अपील इज स्टिल अवेलेबल इन समरी ट्रायल, यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू केसेस इन्वॉल्विंग इम्प्रिजनमेंट और फाइन एक्सीडिंग अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आप अपील में नहीं जा सकते, बाकी केसेस में आप अपील में भी जा सकते हो, ठीक है। तो यही सब इसके अंदर था। इसके बाद है द रिकॉर्ड एंड जजमेंट इन समरी ट्रायल मस्ट बी इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि समरी ट्रायल है तो जजमेंट जो होगा कैसे भी लिख दो, नहीं, कोर्ट का जो प्रोसीजर है जजमेंट लिखने का, जो कोर्ट का लैंग्वेज है, उसी तरीके से समरी ट्रायल में भी जजमेंट पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इन कैमरा ट्रायल, ठीक है, इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इन कैमरा ट्रायल हमेशा याद रखना, ऐसे ऑफेंस जो सेक्सुअल नेचर के हों, ठीक है, उसमें इन कैमरा ट्रायल चालू होता है। इन कैमरा ट्रायल के बारे में सेक्शन 366 ऑफ BNSS में डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी ट्रायल अगर इस सेक्शन में होगा तो वो प्राइवेटली होगा, ठीक है। अभी प्राइवेटली होगा तो इसका मतलब क्या है, कोर्ट तो पब्लिक प्लेस है, कोर्ट में सारे लोग बैठते हैं, बराबर। तो जब भी कोई मैटर ऐसा आता है कोर्ट के इसमें कॉज लिस्ट में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि कोर्ट का कॉज लिस्ट होता है, ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई सीन है, ठीक है। जैसे मान के चलिए 9 नंबर पर कोई ऐसा मैटर है जिसमें सेक्सुअल वो हुआ है, अब्यूज हुआ है, ठीक है। तो 9 नंबर जैसे ही ये प्यून आना वो करेगा या पुलिस आवाज देगा सीरियल नंबर 9, तो सब कोर्ट में जो भी रहेंगे ना उनको बाहर कर दिया जाएगा, और जो सिर्फ उस केस से रिलेटेड है वो विक्टिम होंगी, उनके वकील होंगे और जज होंगे, ठीक है, और सामने वाला वकील ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये 4-5 के लोगों के बीच में ही वो ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, महिला से जुड़ा अपराध हुआ है तो कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो सेंसिटिव नेचर के हो, करेक्ट, तो वो पब्लिक प्लेस में नहीं पूछा जा सकता ना, तो ये मसला हो जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो भी लोग रहते हैं उस मैटर के अलावा सबको कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इन कैमरा ट्रायल। मैं पढ़ देता हूँ। इन कैमरा ट्रायल एज पर सेक्शन 366 ऑफ BNSS आर कंडक्टेड इन प्राइवेटली, ठीक है, with the public excluded to protect the privacy of individual involved in sensitive cases, particularly those related to sexual offense against children or women and rape victims, ठीक है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन अलाउ ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट अपॉन रिक्वेस्ट एंड वेरेवर पॉसिबल दीज ट्रायल शुड बी कंडक्टेड बाय अ वुमेन जज और मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो भी मैटर होता है महिलाओं से जुड़े अपराध जो होते हैं उसमें ये मतलब इंश्योर किया जाना चाहिए कि अगर महिला जज है उस कोर्ट में कहीं भी, ठीक है, किसी भी चैम्बर में, तो महिला जज ही उस विक्टिम का जो है कन्फेशन ले, बयान ले, स्टेटमेंट ले, ठीक है। अन्यथा अगर नहीं है उस कोर्ट में ही तो फिर जज तो जज होता है भाई, उनको तो देना ही पड़ेगा फिर, ऐसा, ठीक है। तो ट्रायल जो है हमेशा महिला जज के सामने ही किया जाना चाहिए इन कैमरा ट्रायल। अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जैसे है प्राइवेसी, द मेन पर्पज इज टू इंश्योर प्राइवेसी फॉर इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड स्पेशली विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। जो भी विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंसेस की उसके प्राइवेसी का, ठीक है, वायलेशन ना हो, इसके लिए हम ये श्योर करते हैं कि वो
जो मैटर है वो इन कैमरा, ठीक है, मतलब कोई ना हो वहां पे तब हो। दूसरा है पब्लिक एक्सक्लूजन, आम पब्लिक जो होता है उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है मेन कौन होते हैं, जज होते हैं, उनके पार्ट लॉयर होते हैं, और विक्टिम और अक्यूज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और कोर्ट जो स्टाफ होता है, मान के चलिए जेसी है, स्टेनोग्राफर है, तो वो सब तो रहेंगे ही ना जजमेंट लिखने के लिए, राइट। तो कोर्ट के स्टाफ जो है वही पर्टिकुलरली रहते हैं, ठीक है। ऐसे मैटर को खास करके महिला जज के द्वारा जो है सुना जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसमें ये भी कहा गया है कि महिला का जो इन कैमरा प्रोसीडिंग होता है उनकी आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। कोई विटनेस है तो उसको भी प्रोटेक्शन मिले, तो ये सारी चीजें जो है कॉन्फिडेंशियली जो है मेंटेन किया जाना चाहिए, ऐसा बोला, ठीक है। ये जो मैटर होते हैं इन कैमरा ट्रायल वाले वो सेंसिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, रेप होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट कितने टाइप के होते हैं, तो ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था, मैं अभी वापस से बता देता हूँ, ठीक है। अपने भारत में सबसे पहला क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, ठीक है, हमेशा याद रखना हाई कोर्ट से शुरू होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट भी तो है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा याद रखना वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसका जिक्र बीएनएसएस में नहीं किया गया है कहीं भी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट आता है, ठीक है, सेशन कोर्ट आता है, सेशन कोर्ट आता है, इसके बाद आता है आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसके बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी अच्छा नाम है यार इसका, मुझे जुबान पे आ नहीं रहा है, नाम है, अच्छा मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले है ऊपर में हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट के पास हर पनिशमेंट देने का अधिकार है, ठीक है। आप लोगों को मैंने पनिशमेंट भी बताया था कि पनिशमेंट भी 6 तरीके का होता है, ठीक है। पहले 5 तरीके का हुआ करता था, अभी 6 तरीके का होता है। और उसमें भी एक जो बढ़ा है अभी उसको बोला जाता है कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। तो कहाँ पे, हाँ कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्विस जो होता है उसमें पनिशमेंट नहीं होता, उसमें कुछ भी सामाजिक कार्य करने के लिए अक्यूज को बोलते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो होता है उनके पास सारा पनिशमेंट देने का अधिकार है। सेशन कोर्ट के पास जो है 7 साल से ऊपर का कोई भी, मतलब 7 साल का छोड़िए दो, हर पनिशमेंट देने का अधिकार है उनके पास, सेशन कोर्ट के पास, एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी, ठीक है। डेथ पेनल्टी के केस में वो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम के पास 7 साल तक का सजा देने का अधिकार है, ठीक है। इसके बाद है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनके पास 3 साल तक का सजा देने का अधिकार है और 50,000 तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। हमारे पास पहले जो सीआरपीसी था उसमें 10,000 तक का जुर्माना इनके पास पावर था, अभी एक्सटेंड करके 50,000 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये जो है इनके पास 1 साल तक का जेल देने का अधिकार है, इनके पास 10,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है। सीआरपीसी में इनके पास 5,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। लास्ट है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब डीएम, डीसीपी, एसीपी ये सब जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर आते हैं। इनके पास जो है आपको सजा देने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी ने वायलेशन किया है किसी नियम को तो उनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा उनका अधिकार कुछ भी नहीं होता है। तो ये हो गए 6 टाइप के कोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर दैट में बी पास्ड बाय द जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ये बोल रहा है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है, आपको यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। जब हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के बच्चे के बारे में प्रावधान किया गया है। एक है कन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। और दूसरा है चाइल्ड इन नीड एंड केयर
चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। तो ये दो तरीके के बच्चे के बारे में प्रावधान है। तो ये जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, इसका मतलब क्या है कि इसने किसी भी तरीके से कोई अपराध किया होगा, ठीक है, या इसके ऊपर किसी अपराध के करने का आरोप है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा जो स्ट्रीट है, मतलब रोड पे मिलता है, या जिसके माता पिता नहीं है, या ट्रेन, ये आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे मिलता है, या कोई बच्चे ऐसे हैं जो अब्यूज्ड बाय कम्युनिटी होते हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं, उठा के लाते हैं और कहाँ रखते हैं हम लोग, चिल्ड्रन होम में, ठीक है, चिल्ड्रन होम में। और ये जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट वाले बच्चे हैं उसको हम रखते हैं ऑब्जर्वेशन होम में, ठीक है। इसके बाद ये जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे हैं, जो आरोपी वाले बच्चे हैं, इनके लिए जो काम करता है, इनके लिए जो बोर्ड बनाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और ये जो चाइल्ड इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं, इसके लिए जो बोर्ड काम करती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी, ठीक है। चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी जो है ना, ये नीड एंड केयर वाले बच्चे को देखते हैं, और ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट वाले बच्चे हैं उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखती है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे सिंपल पूछ रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैन पास सेवरल ऑर्डर्स फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे एडवाइस कर सकते हैं, एडमोनिशन कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। एडमोनिशन मतलब मालूम है ना, डांट फटकार के जो है छोड़ देना, वो होता है एडमोनिशन, ठीक है। तो या एडवाइस कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर पास कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, प्रोबेशन पर भेज सकते हैं। अगर उस बच्चे को स्पेशल होम की जरूरत है तो वो स्पेशल होम में उस बच्चे को भेज सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनके पास वो सारे ऑर्डर हैं जिससे बच्चे को रिहैब किया जा सकता है और रिफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। रिहैब और रिफॉर्म करने के लिए जो भी आदेश उनको पास करना चाहिए, वो सारे ऑर्डर पास करने के लिए पावर रखते हैं, ठीक है। अभी क्या है, एडवाइस और एडमोनिशन मतलब डिटेल में बताया है, तो ये आप लोग चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। एडवाइस और एडमोनिशन, द जेजेबी कैन एडवाइज एंड एडमोनिश द चाइल्ड, रिलीजिंग देम आफ्टर अप्रोप्रिएट काउंसलिंग एंड इन्वॉल्विंग देयर पेरेंट और गार्डियन, ठीक है। काउंसलिंग, द बोर्ड कैन डायरेक्ट द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग, ठीक है। जो जेजेबी है, बच्चे को काउंसलिंग के लिए भी भेज सकते हैं, उनके पास पावर है। सर्विस के लिए भी बच्चे को जो है रखा किया भेजा जा सकता है कि भाई तुमने तो अपराध किया है, तुमको हम जेल नहीं भेज सकते, लेकिन तुम कम्युनिटी सर्विस करोगे, यहाँ 10 दिन काम करोगे, यहाँ 10 दिन गरीबों को खिलाओगे, ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद फाइन भी भरा सकते हैं, प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है, ठीक है, अगर वो बच्चा सही है, सुधरने का चांस है, ठीक है, और वो जो अपराध किया है वो 3 साल से ऊपर का नहीं है, तो इस तरीके से उनको प्रोबेशन पे भी छोड़ा जा सकता है। और जेजेबी जो है उस बच्चे को स्पेशल होम में भी भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और बाकी जो इसमें दिया हुआ है आपको पता ही है कि कौन से बच्चे इसमें आ सकते हैं, 15 साल से नीचे के जो भी बच्चे होंगे, ठीक है। वैसे तो 18 साल से नीचे का जो भी बच्चा होता है वो जुवेनाइल माना जाता है, ठीक है। तो उसने अगर कोई भी अपराध किए हैं तो जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें बेल लेना अक्यूज्ड का राइट होता है, ठीक है। वो मैटर ऑफ राइट है, आपको चाहे पुलिस वाला दे या कोर्ट दे, आपको बेल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा होता है नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब है कि ये जो अपराध है उसमें आपका बेल लेना अधिकार नहीं है। कोर्ट को लगेगा कि आप मतलब भागोगे नहीं, या आपका अपना घर है, ठीक है, या आप विक्टिम को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो कोर्ट आपको बेल दे सकता है, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस जो होता है वो लेस हीनियस होते हैं, छोटे मोटे अपराध होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन बेलेबल जो होता है वो हीनियस नेचर का होता है, ठीक है। इसके बाद है जैसे बेलेबल ऑफेंस का एग्जांपल है, छोटा मोटा चोरी किया आपने, या पब्लिक न्यूसेंस किया, या किसी का डिफेमेशन कर दिया, ठीक है। तो ये सारे ऑफेंस जो है बेलेबल माने जाते हैं।
नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है, ग्रीवियस असॉल्ट हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, ये सारे ऑफेंस जो होते हैं वो नॉन बेलेबल नेचर के, ठीक है। नीचे की डिफरेंस भी दिया हुआ है। बेलेबल ऑफेंस मतलब अक्यूज्ड को जो है राइट लेने का अधिकार है, नॉन बेलेबल में अधिकार नहीं है, कोर्ट के पास डिस्क्रिएशन है कि वो देना चाहे तो दे, नहीं तो नहीं दे, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस में पुलिस भी बेल दे सकता है और कोर्ट भी दे सकता है, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस बेल नहीं दे सकता है, कोर्ट ही दे सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बेलेबल ऑफेंस लेस सीवियर होता है, लेस हीनियस होता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस हीनियस होता है, ठीक है। ये सारा डिफरेंसेस है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका 16वां सवाल है हमारा, ठीक है, कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, कभी कभी पूछा जाता है कि स्टेटमेंट और कन्फेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो होता है वो कोई भी दे सकता है, चाहे विटनेस हो वो भी दे सकता है, ठीक है, चाहे पार्टी हो वो भी दे सकता है, विक्टिम हो, अक्यूज्ड हो, जो भी हो वो स्टेटमेंट एक बार दे सकता है, ठीक है। लेकिन कन्फेशन जो है हर कोई नहीं दे सकता। कन्फेशन सिर्फ अक्यूज्ड देगा जिसके ऊपर आरोप लगे, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो ये स्टेटमेंट होता है वो सिविल केस में भी लिया जा सकता है और क्रिमिनल केस में भी लिया जा सकता है, लेकिन कन्फेशन जो होता है वो सिर्फ क्रिमिनल केस में लिया जाता है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये है कि स्टेटमेंट जो होता है उसके आधार पर आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है, लेकिन कन्फेशन के आधार पर आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। ये मेन 3 डिफरेंस है आपका स्टेटमेंट और कन्फेशन के बीच में, ठीक है। अभी हमारा सवाल क्या बोल रहा है कि ये कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट। तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कन्फेशन बिफोर पुलिस। तो कन्फेशन जब हम पुलिस के सामने देते हैं, कोई भी अक्यूज्ड जब अपना कन्फेशन देता है पुलिस के सामने, कन्फेशन का मतलब कि भाई मैंने ही अपराध किए हैं, ऐसे ऐसे किए हैं, उसको बोला जाता है कन्फेशन, ठीक है। और वो वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब बिना किसी दबाव के। तो पुलिस के सामने इसीलिए नहीं माना जाता है क्योंकि पुलिस जो है बल प्रयोग करती है, वो मारेगी, पांव पे मारती है, सर पे मारती है, मतलब इतना टॉर्चर करती है, और टॉर्चर करने के बाद जब स्टेटमेंट लेगा तो वो वॉलंटरी कहाँ रह गया, बराबर, वो तो हो गया फिर बाय फोर्स। तो बाय फोर्स के कारण ही पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन वैलिड नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके एक एक्सेप्शन ये है कि भाई अगर कोई भी पुलिस के पास कन्फेशन मिला और उस कन्फेशन के आधार पर एग्जैक्टली वैसे ही अगर सीजर हुआ है, तब फिर उस कन्फेशन की वैल्यू रहेगी। इसी का मैं एग्जांपल आपको बता रहा था। मान के चलिए मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मान के चलिए पूजा मैडम ने कोई अपराध किए थे, ठीक है। अब मैंने उनको अरेस्ट किया, उनसे पूछा कि भाई आपने ये जो ये अपराध किए उसका जो वेपन है वो कहाँ छिपा है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मलाड स्टेशन के विरार साइड वाले प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे छिपाई। पुलिस वहां पे गया और एग्जैक्टली विरार साइड से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वो वेपन मिला। तो अब जो कन्फेशन दिया गया था ये मैडम के तहत मुझे ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके कन्फेशन के आधार पर जब्ती हो गई, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, कन्फेशन पुलिस के सामने वैसे वैलिड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कन्फेशन के आधार पर अगर कोई जब्ती होती है तो वो वैलिड माना जाता है, ठीक है। ये हो गया कन्फेशन बिफोर पुलिस। सवाल है हमारा कन्फेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट जब कोई कन्फेशन लेता है किसी अक्यूज्ड का, ठीक है, किसी भी अपराध के ट्रायल के बाद, आप लोगों को मैंने बताया था शुरू से कि जब कोई भी मैजिस्ट्रेट के पास जब चार्जशीट फाइल होता है, ठीक है, तो चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट पूछता है ना उससे कि भाई आपके खिलाफ ये सारे अपराध बन रहे हैं, ठीक है, मतलब लगाए गए, क्या आप इसको मानते हो या आप ट्रायल फेस करना चाहते हो, बराबर। अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ट्रायल शुरू होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर कोर्ट जो है उससे पूछेगा कि भाई क्या बोलते हो, आपने ये अपराध किया है या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो क्यों किया, अगर किया है तो क्यों किया है। तो जब कोर्ट किसी भी अक्यूज से, ठीक है, ये किसी भी अपराध के सिलसिले में उससे जब पूछताछ करती है, उससे बयान लेती है, तो उसको बोला जाता है कन्फेशन, ठीक है।
तो जब कोई भी मैटर कोर्ट के पास आता है तो अक्यूज्ड का स्टेटमेंट लिया जाता है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो जब कोर्ट किसी भी अक्यूज्ड का स्टेटमेंट लेता है तो उसको बोला जाता है कन्फेशन, ठीक है। अब उस अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने ये बोलना रहता है कि उसने अपराध वो किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। अगर वो किए हैं तो क्यों किए हैं, कैसे किए हैं, ये सारी जानकारी कोर्ट उससे लेता है। कोर्ट कभी भी उस अक्यूज्ड को बाध्य नहीं करेगा कि वो कबूल करे कि वो अपराध उसी ने किया है, ठीक है। कोर्ट कभी बाध्य नहीं करेगा। कोर्ट सिर्फ सिंपली पूछेगा कि या आपने ये अपराध किए हैं या नहीं किए हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुम कबूल करो कि तुम इन्हें किया, नो, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 22 में ये बताया गया है कि कोई भी अक्यूज्ड, ठीक है, खुद को गुनहगार साबित करने के लिए अपना एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो कोर्ट कभी भी जो है किसी भी अक्यूज्ड को कन्फेशन लेने के लिए कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम अपने खिलाफ एविडेंस लेके आना, तुमको सजा सुनाना है, कभी नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, कन्फेशन जो होता है वो वॉलंटरी होना चाहिए, अपने स्वेच्छा से दिए गए कोई भी बयान, ठीक है, कोर्ट के सामने, वो कन्फेशन कहलाएगा, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो ये होता है कन्फेशन। तो रिकॉर्डिंग अथॉरिटी, एनी मजिस्ट्रेट विद इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द ऑफेंस वाज रिपोर्टेड कैन रिकॉर्ड कन्फेशन, ठीक है। जहां भी अपराध हुआ है, भले उस कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है, उस कोर्ट के पास अगर मैटर आया है, ठीक है, तो वो अक्यूज्ड का जो है स्टेटमेंट ले सकते हैं। स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे कन्फेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड है उसका कन्फेशन कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है। अगर उस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा तो वो कन्फेशन लेके सामने जो दूसरा कोर्ट है वहां पे उनको जो है कमिट कर देगा, ठीक है, भेज देगा। कन्फेशन कैसा होना चाहिए? वॉलंटरी होना चाहिए। वॉलंटरी मतलब क्या होना चाहिए? स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी जोर जबरदस्ती या दबाव में आके आपने कन्फेशन लिया हो, नहीं। द मजिस्ट्रेट मस्ट इंश्योर द कन्फेशन इज वॉलंटरी, ठीक है। दिस इज डन बाय एक्सप्लेनिंग दैट द पर्सन इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू कन्फेस एंड दैट इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस, ठीक है। किसी भी अक्यूज्ड को आप मतलब कन्फेस करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है नो कोवर्जन। जो कन्फेशन लिया गया है वो बाय कोवर्जन नहीं होना चाहिए। कोवर्जन का मतलब क्या होता है कि भाई तुम ऐसा कर लेना तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नेता हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि तुम मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को सरकारी नौकरी दिला दूंगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये कोवर्जन हो गया। मैंने उसको रिझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से अक्यूज्ड का जब कन्फेशन लेते हैं तो उसमें कोवर्जन, फोर्सफुल, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर क्या होता है? तो द कन्फेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 316 ऑफ बीएनएसएस and signed by the person making it. The magistrate must also add a memorandum stating that the confession was made more voluntary after the required explanation. ठीक है। जब कन्फेशन लिया जाता है अक्यूज्ड का अंडर सेक्शन 316 ऑफ बीएनएसएस, तो उसके बाद उसका सिग्नेचर लिया जाता है, ठीक है। और उसमें ये लिखा भी जाता है कि ये जो कन्फेशन है वो उसने अपनी स्वेच्छा से दिए है, वॉलंटरीली दिया है, ठीक है। कोई कोवर्जन, कोई थ्रेट, कोई फोर्सफुलनेस उसमें नहीं था। अभी जो बड़े बड़े अपराध होते हैं उसमें क्या किया जाता है, जब कोई कन्फेशन लिया जाता है तो उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का भी प्रोविजन किया गया है, ताकि क्या होता है ना, इससे ये होगा कि अक्यूज्ड भी अपनी बयान से पलटेगा नहीं, ठीक है। और पुलिस या मजिस्ट्रेट भी उसके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए ऑडियो वीडियो जो सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है, ठीक है। यूज ऑफ कन्फेशन, ए कन्फेशन कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। अगर कोई भी बंदा कन्फेशन करता है, ठीक है, तो वो कन्फेशन उसके खिलाफ यूज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मैंने बोला कि हाँ मैं वहां पे गया था, मर्डर के स्थान पर, जहां पे मर्डर हुआ था वहां पे मैं गया था, ठीक है। अगर कोई भी सामान मेरा और वहां पे मिल जाता है, ठीक है, तो ये कन्फेशन जो मैंने दिया था उससे लिंक करके मेरे खिलाफ यूज किया जा सकेगा, ठीक है। तो इतना यूज होता है उसके कन्फेशन का। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जो है कन्फेशन अगर कोई दूसरे जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट ने लिया है तो वो ट्रांसमिट कर देगा दूसरे कोर्ट में, ठीक है। अगर उनका ट्रायल वहां पे कंक्लूड हो गया है तो वो मैटर को कमिट कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे दूसरे कोर्ट में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जब मैं आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का बता रहा था, तो ये जो दी चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी है वो किसके लिए बनाया गया है? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे के लिए, ठीक है। इसमें CWC जो है ये इंश्योर करती है कि जो भी बच्चे हैं, ऑर्फन है, अबेंडेंट है, या चाइल्ड अब्यूज हुआ है उसके साथ, ठीक है, या स्ट्रीट पे मतलब सड़क किनारे मिला है, अनाथ है, ठीक है, तो इस तरीके के बच्चे को जो है केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो उनके वैसे बच्चों को ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है वैसे बच्चों को लाती है और चिल्ड्रन होम में रखती है, वहां पे उनको रिहैब किया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के समाज में जो वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं, ऐसे बच्चों के वेलफेयर के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए CWC काम करती है, ठीक है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है? तो जे एक्ट में CWC का स्टेटमेंट ये मतलब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में CWC होगा, मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी हर डिस्ट्रिक्ट में एक होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। द CWC इज प्राइमरी बॉडी ऑफ हैंडलिंग केसेस रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। जे एक्ट में कहा गया है कि CWC के पास जो जुरिडिक्शन होगा वो कौन से बच्चे का होगा? चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चों का, ठीक है। अब इनके पावर क्या होते हैं? तो इनके पावर हैं द CWC हैज क्वासी जुडिशियल पावर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन इंक्लूडिंग इंश्योरिंग द केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, मेकिंग डिसीजन अबाउट प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अप्रोप्रिएट सेटिंग लाइक फॉस्टर केयर और चिल्ड्रंस होम, रिस्टोरिंग चिल्ड्रन ऑफ देयर फैमिलीज इफ पॉसिबल आफ्टर ड्यू प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये बोल रहा है कि कोई भी बच्चा जैसे अनाथ था, उसको लाया गया, रखा गया, अब बाद में पता चलता है कि उसके माँ बाप मिल गए, तो उनको अपने माँ बाप के पास जाने दो, उनकी जो फैमिली है वहां पे भेज दिया जाता है, रिस्टोर किया जाता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा समाज में रहने के लिए योग्य हो गया है, अकेले रह सकता है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है CWC वैसे बच्चों के लिए काम करते हैं जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। CWC का जो कंपोजिशन है वो इस तरीके का है। द CWC कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर इंक्लूडिंग एट लीस्ट 1 वुमेन एंड 1 एक्सपर्ट इन चाइल्ड रिलेटेड मैटर, ठीक है। चार जो एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर होगा, ठीक है। अब 4 मेंबर के अंदर एक महिला होनी चाहिए और एक जो मेंबर होगा वो बच्चों के मैटर से रिलेटेड एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं। अब CWC का डिफरेंस क्या है JJB से? तो CWC जो है मैंने पहले ही बता दिया था, CWC नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चों को देखते हैं, जबकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर इन प्रोबेशन, ठीक है, ऑन प्रोबेशन। तो ऑन ये प्रोबेशन एक्ट के अंदर कवर किया गया है, ठीक है। वैसे BNSS में भी दिया गया है, ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कोर्ट हैव द पावर टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग देम टू इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि कोई भी अपराध प्रोवाइडेड द ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट, कोई भी अपराध जो डेथ सेंटेंस से नहीं है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है उसमें, ठीक है, उससे नीचे के सारे अपराध में कोर्ट चाहे तो प्रोबेशन पर किसी भी बंदे को छोड़ सकता है। प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी बंदा पहली बार कोई अपराध करता है, उससे पहले का रिकॉर्ड उसका अच्छा होता है, उसको रिफॉर्म करने के, ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको उन क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जाता है, ठीक है, जो बाकी के हैबिचुअल क्रिमिनल है, तो उनको अलग रखा जाता है, तो उनको अलग रखा जाता है, सोसाइटी के साथ रखा जाता है, तो ये माना जाता है कि उसको प्रोबेशन पे रखा गया, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन ये रहता है कि जब किसी को प्रोबेशन पे छोड़ते हैं तो एक ऑफिसर उसको निगरानी में रखता है, ठीक है, उससे बार बार मिलते रहता है समय समय पर, तो वो प्रोबेशन ऑफिसर होता है। अब इसके अंदर क्या है प्रोबेशन का ऑफेंस कवर्ड, द एक्ट अप्लाइज टू ऑफेंस नॉट पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये जो प्रोबेशन है, प्रोबेशन उसी को मिलेगा जो जिसका सजा डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से नीचे का हो, ठीक है।
इसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन क्या होता है? द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू डिसाइड वेदर टू रिलीज एन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन टेकिंग इनटू अकाउंट द केस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ठीक है, केस का जो है सर्कमस्टांसेस देख के कोर्ट के ऊपर ये रहता है कि वो उसको ऑफेंडर को प्रोबेशन पे छोड़ दे या उसको जेल भेज दे। ठीक है, ये याद रखना। प्रोबेशन का पीरियड, if released on probation the offender will be bound by a bond to appear for sentencing when called upon the maintain good behavior during a period not exceeding 3 years। ठीक है, जब प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है ना, तो उसका मतलब जो बंदा होता है उसको बोल दिया जाता है कि भाई आपको सारी चीजें लॉ के अकॉर्डिंग करनी है। अगर बोल दिया गया कि अभी से आप लड़की के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो नहीं आना है, आप डांस बार नहीं जाएंगे तो नहीं जाना है। तो इस तरीके की चीजें जो है प्रोबेशन में बताई जाती हैं। इसके बाद जो है किधर गया, सुपरविजन। द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर सुपरविजन बाय प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन पे छोड़ने के बाद सुपरविजन के लिए प्रोबेशन ऑफिसर को रखा जाता है। ठीक है, वो प्रोबेशन ऑफिसर जो है मॉनिटर करता है उस ऑफेंडर को। ठीक है, और देखता है कि वो कंडक्ट जो कर रहा है वो सही से कर रहा है या फिर बाहर जाके भी वो अपराधी कर रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो रिफॉर्म में उसके हेल्प करता है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद है इन सम केसेस कोर्ट कैन रिलीज ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन ऑफ फॉर्मल वार्निंग। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग अ सेंटेंस। कोर्ट जो है बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पे अपराधी को, ठीक है, छोड़ देता है डांट डपट के, मतलब अपना गुस्सा जाहिर करके, अगली बार ऐसे किए तो तुमको जेल भेज दूंगा, तुम्हारे ऊपर इतना लगा दूंगा, इसके बाद तुम ऐसा मत करना। ठीक है, तो डांट फटकार के जब हम किसी को छोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है एडमोनिशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर कवर की गई। नेक्स्ट है आपका अपील फ्रॉम कन्विक्शन। ठीक है, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? दोष सिद्धि। मैंने आप लोगों को बताया था, जब कोई भी मैटर ट्रायल में आता है, ट्रायल के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट जो है कंक्लूजन पे आता है। कंक्लूजन पे आता है तो या तो वो अक्यूज्ड को अक्विट कर देंगे या तो वो कन्विक्ट कर देंगे। ठीक है, अक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी कर देना, कन्विक्ट का मतलब है कि भाई तुम्हारे खिलाफ अपराध बन रहे हैं तो हम तुमको अपराधी घोषित कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही कन्विक्ट कर देगा तो कन्विक्ट के बाद उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो अपील में जा सकता है। अपील का मतलब क्या है? लोअर कोर्ट के डिसीजन को ऊपर के कोर्ट में चैलेंज किया जाना। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कन्विक्शन के बाद अपील। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से, मैंने अभी आपको कोर्ट का हायरार्की बताया था। सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट था? हाई कोर्ट था। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, ठीक है, फिर सीजेएम, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, ये था। तो अगर को मान के चलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किसी को कन्विक्ट किया, ठीक है, तो किसी को जब कन्विक्ट किया जाता है तो उसको उसके ऊपर के अदालत में हम अपील में जाएंगे ना, तो जेएमएफसी का जो हम कन्विक्शन अपील में जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, क्योंकि उनके पास 7 साल का सजा देने का अधिकार है। अगर सीजेएम ने किसी को कन्विक्ट किया होगा तो अपील हम कहाँ पे करेंगे? सेशन कोर्ट में करेंगे, क्योंकि उनके पास पावर है उससे ऊपर का। सेशन कोर्ट ने अगर किसी को कन्विक्ट किया तो इसके लिए हम अपील में कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, ऊपर के कोर्ट में जाते जाना है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने किसी को कन्विक्ट किया है तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो कन्विक्शन हो या अक्विटल हो, दोनों ही केस में दोनों में से कोई भी पार्टी अपील में जा सकता है। ठीक है, कन्विक्शन हुआ तो अपील में कौन जाएगा? अपराधी जाएगा कि भाई मुझे कन्विक्ट क्यों किया गया। अगर उसका अक्विटल हो जाता तो विक्टिम पार्टी जाती कि भाई उसको अक्यूट कैसे कर दिया, फिर वो भी अपील में जा सकती थी। तो अपील में कोई भी पार्टी जा सकता है, चाहे वो पार्टी उस ऑर्डर से डिससेटिस्फाई हो या वो पार्टी सामने वाले के अगेंस्ट हो। ठीक है, दोनों ही सूरत में आप अपील में जा सकते हैं। तो ये है, तो ये अपील फ्रॉम कन्विक्शन, यही सारी चीजें नीचे भी लिखी गई हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है इसके अंदर कि भाई छोटे मोटे अपराध में आप अपील में नहीं जा सकते। कोई भी ऐसा अपराध है जिसका सजा 3 महीना है, ठीक है, मैक्सिमम, और 1000 तक का अगर उसमें जुर्माना है, तो ऐसे अपराध में आप अपील में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अपील का एक और ये है,
इफ एन अपेलेंट डाइज ड्यूरिंग द अपील, ठीक है, उसने अपील फाइल किया था, ठीक है, लेकिन हियरिंग होते होते तक वो मर गया, ठीक है, तो उसका जो अपील है वो अबेट हो जाएगा। अबेट का मतलब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी उनके लीगल हियर होंगे, अगर वो चाहेंगे कि मुझे वो मैटर आगे बढ़ाना है, तो वो कोर्ट में एक जो है एप्लीकेशन देके उस मैटर को आगे बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट है आपका रेफरेंस। रेफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, लोअर कोर्ट अपने से ऊपर कोर्ट को कभी कभी अप्रोच करता है ऐसी परिस्थिति में जहां पे वो कहीं पे फंस जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफर करना। मैं कोई ऐसा मामला देख रहा हूं जहां पे मैं अटक गया, मुझे पता ही नहीं कि यार इसके आगे क्या होगा, तो मैं किससे पूछूंगा, मैं अपने हायर कोर्ट के किसी भी जज से पूछ सकता हूं। तो ये इसी को बोला जाता है रेफरेंस, रेफर करना, किसी भी मैटर में ऊपर के कोर्ट से अपना ज्ञान वर्धन करना। तो अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, रेफरेंस refers to a mechanism where a lower court can refer a case or a specific legal question to a higher court, ठीक है, for its opinion or decision, especially when the lower court is unsure about the validity of a law or regulation. This is similar to the provision of in the previous CRPC, ठीक है। तो ये तो वही है। तो ये मोटा मोटी ये बोल रहा है कि कोई भी लोअर कोर्ट किसी फैक्ट के आधार पर, किसी लॉ के आधार पर, ठीक है, जब वो इंश्योर नहीं होते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कहीं पे अगर वो अटक जाते हैं, तो वो हाई कोर्ट से या उसके ऊपर के जो भी कोर्ट होंगे वो उनसे सलाह मशवरा लेते हैं, उनसे ओपिनियन लेते हैं। इसी को बोला जाता है रेफरेंस, ठीक है। पर्पज क्या होता है रेफरेंस का, कि भाई अगर मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं अपने से सीनियर से गाइड लूंगा, बराबर, मैं सीनियर के गाइडेंस में ही काम करूंगा ना। तो यही है पर्पज उसका, कि अगर कोई कोर्ट कहीं पे फंस रहा है तो वो अपने हायर कोर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं, ताकि क्या होगा, इससे इससे जस्टिस प्रिवेल होगा। अगर मुझे कोई कहीं पे मुझे डाउट है और मेरे डाउट के कारण कोई जो अपराधी है उसको बेल मिल जाएगा, तो ये तो कहीं ना कहीं अन्याय होगा ना। तो इसीलिए जहां हम अटकते हैं हम ऊपर के कोर्ट से ज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। तो यही है इसके अंदर फिर प्रोसीजर है कि लोअर कोर्ट जो है कहीं पे ऐसा प्रोसीजर मतलब प्रॉब्लम फेस करता है तो अपने से लो हायर कोर्ट से वो ओपिनियन के लिए भेज देते हैं, फिर उनका ओपिनियन आता है, तब तक ये मैटर जो है अर्जेंट कर देते हैं। जैसे ही उनका डिसीजन आता है तारीख मुहैया कर दी जाती है, फिर वो फैसला आ जाता है। इस तरीके से इसके अंदर कवर किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है हीनियस अपराध, जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे अपराध कॉग्निजेबल होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देता है। मना करने के उनके अपने ग्राउंड्स होते हैं। आपको मैं बता दूं, कोई भी पुलिस वाला एफआईआर इसलिए नहीं लिखता कि देखो बाद में इस अपराध की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर वो नॉन कॉग्निजेबल निकला तो फिर मेरा एक एफआईआर का पेज तो खराब हो जाएगा, ठीक है, फिर मुझे एक एफआईआर का जवाब देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको पता होगा जब एफआईआर होता है तो एफआईआर का एक नंबर मिलता है, ठीक है। कोई भी पुलिस वाला ये नहीं चाहेगा कि मेरे एरिया में सबसे ज्यादा एफआईआर। एफआईआर का मतलब क्या, कि आपके एरिया में अपराध बहुत हो रहे हैं, अपराध बहुत हो रहा है तभी तो एफआईआर बहुत हो रहा है ना। तो हर पुलिस वाला ये चाहता है कि मेरे एरिया में ज्यादा से ज्यादा केस न दिखे, कम से कम केस दिखे। तो कम से कम केस दिखने के लिए कम से कम रिपोर्टिंग होना चाहिए। तो कम से कम रिपोर्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, एफआईआर ही मत लिखो, बराबर। तो ऐसा है, तो इसीलिए जो है पुलिस वाला बहुत सारे केसेस में एफआईआर नहीं लेते रहता है। वो उसको सिविल रंग देने की कोशिश करते हैं कि पैसे का मामला है ना, अरे ये सिविल डिस्प्यूट है, आप जाओ कोर्ट जाओ सीधा, यहाँ पे क्या एफआईआर लिखा होगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब कोई भी पुलिस वाला एफआईआर लिखने से मना कर देता है तो बीएनएसएस बोलता है कि आप उससे ऊपर के अथॉरिटी के पास जाइए। उससे ऊपर के अथॉरिटी एसपी हो सकता है, डीएसपी हो सकता है, ठीक है। मेट्रो सिटी जो शहर होते हैं वहां पे एसीपी डीसीपी होता है, ठीक है। एसीपी डीसीपी
आप पुलिस अगर कोई एफआईआर नहीं लिखता है तो आप जा सकते हैं एसपी डीएसपी के पास या एसीपी डीएसपी के पास, डीसीपी के पास, ठीक है। अगर वो भी आपके एफआईआर नहीं लिखते, ठीक है, अगर वो भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं पुलिस वाले को, वो भी आपको इग्नोर कर देते हैं, तो आपके पास पावर है बीएनएसएस के अंदर कि आप सीधा मजिस्ट्रेट को अप्रोच करो, ठीक है। पहले जो हमारा सीआरपीसी था उसमें हम 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाते थे, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे यही बोल रहा है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, तो हम मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कब करते हैं? जब हमारा कंप्लेंट पुलिस नहीं लेता, उनसे ऊपर के अथॉरिटी नहीं लेते, तब हम सीधा मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी बंदा पुलिस को अप्रोच नहीं करता या एसपी डीएसपी को अप्रोच नहीं करता, ठीक है, सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट उसको मना कर दे कि नहीं पहले आप पुलिस के पास जाइए, वो एफआईआर लिख देगा। नहीं, अगर कोई बंदा सीधे मजिस्ट्रेट के पास आया है तो मजिस्ट्रेट भी उनको उनके कंप्लेन को लेकर के उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को बोल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप सीधा पुलिस के पास जाए, अगर आपके नियर बाय मजिस्ट्रेट है तो आप डायरेक्ट वहां पे भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्कमस्टांसेस बताने होंगे कि आप पहले पुलिस के पास क्यों नहीं गए, ठीक है। तो ऐसा, तो ये हो गया। तो कंप्लेन जब हम मजिस्ट्रेट को करते हैं तो मजिस्ट्रेट क्या करता है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाता है उसके ऊपर, ठीक है। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह अपराध जो है कॉग्निजेबल नेचर का है, मतलब मर्डर रेप हुआ है, तो फिर वो क्या करेंगे? पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए बोलेंगे। अब जैसे ही पुलिस एफआईआर दर्ज करेगा तो फिर पुलिस के पास पावर आ जाएगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, फाइनल रिपोर्ट लेके कोर्ट में आएगा, कोर्ट फिर उसके आधार पर ट्रायल शुरू करेगी, फिर कोर्ट उसमें चार्ज फ्रेम करेगा, दोनों पार्टी आर्ग्यूमेंट करेंगे, फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, जजमेंट पास होगा, फिर जजमेंट के आधार पर या तो अक्विट होगा या कन्विक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यही है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेल प्रोविजन अंडर बीएनएसएस। बेल का प्रोविजन कौन कौन सा है तो ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए बीएनएसएस के अंदर जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि बेल जो है 4 तरीके का होता है। एक होता है बेल, ये क्या बोलते हैं, रेगुलर बेल, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल, तीसरा होता है ट्रांजिट बेल, चौथा होता है आपका इंटरिम बेल, ठीक है। ये 4 तरीके का जो है बेल होता है। और एक और होता है कौन सा, ये आपका यार डिफॉल्ट बेल, ठीक है। तो मेन 4 ही होता है, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी, तीसरा होता है डिफॉल्ट और चौथा होता है इंटरिम बेल, ठीक है। अब जब आप बीएनएसएस देखोगे तो उसमें बोला गया है कि अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें भी बेल मिलेगा ना, तो उसका प्रोसीजर बताया गया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तो उसके बारे में भी बताया गया है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलेगा, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिलेगा, रेगुलर बेल कैसे मिलेगा, ये सारा प्रोविजन इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको चारों बेल के बारे में बता देता हूँ। रेगुलर बेल का मतलब होता है जब किसी अक्यूज्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो कोर्ट रिमांड पर लेके अगर 5 दिन के लिए पुलिस को दिया है तो पुलिस जब 5 दिन पूरा करके आएगी तो कोर्ट जो है उसे जेसी दे देगा, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी, मतलब जेल भेज देगा। जैसे ही अक्यूज्ड को जेल भेजा जाता है बेल एप्लीकेशन लगाने का अधिकार बन जाता है, ठीक है। बेल एप्लीकेशन लगाया, कोर्ट ने बेल दे दिया, तो ये जो बेल मिला उसको बोला जाएगा रेगुलर बेल, ठीक है। दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है एंटीसिपेटेड, ठीक है, मतलब किसी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जो है एफआईआर दर्ज की है, अभी उसको लगता है कि वो एफआईआर गलत है, अगर मैं अरेस्ट हुआ तो मेरे फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अपनी बात पहले ही कोर्ट में रखता है और कोर्ट को बोलता है कि मुझे अरेस्ट होने से पहले ही बेल दे दीजिए, मैं पूरा का पूरा पुलिस वाले के साथ कोऑपरेट करूंगा, कहीं भी कोई भी गुस्ताखी नहीं होगी, ठीक है। तो कोर्ट इनके बातों का संज्ञान लेते हुए कोर्ट अगर उनको बेल दे देता है तो वो बेल एंटीसिपेटरी बेल कहलाता है। तीसरा होता है डिफॉल्ट बेल। आप लोगों को बताया था कि अपराध जो होता है उसमें 10 साल से नीचे का अगर कोई अपराध है जिसका पनिशमेंट 10 साल से नीचे है तो उसमें पुलिस को 60 दिन मिलता है अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए,
ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद। और एक होता है 10 साल से ऊपर वाले अपराध, जिसमें पुलिस को 90 दिन मिलता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो अगर अक्यूज्ड को अगर पुलिस ने 60 दिन और 90 दिनों में चार्जशीट फाइल नहीं किया तो अक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल मिल जाता है। डिफॉल्ट बेल के लिए उनको अधिकार मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि पुलिस की गलती है, पुलिस को 60 या 90 दिनों में फाइल करना चाहिए। अब पुलिस की गलती का फायदा जो है किसको मिलेगा? बाय डिफॉल्ट अक्यूज्ड को मिलेगा, इसीलिए उसको डिफॉल्ट बेल कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल जो होता है वो होता है आपका क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया है, ठीक है, कि जहाँ पे आपका बाहर जाना बहुत जरूरी है, माँ मर गई, दादी मर गई, बेटी की शादी है, बेटा का शादी है, खुद की शादी है, ठीक है, तो आपको इंटरिम बेल लेने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये 4 तरीके का बेल होता है। बेल एक होता है बेलेबल ऑफेंस में भी, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस में इतना क्या बोलते हैं, जैसे ही आपका बेलेबल ऑफेंस कारित हुआ, ठीक है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, कोर्ट आपको तुरंत बेल दे दे, ठीक है, कुछ ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। नॉन बेलेबल में सारे ट्रायल वगैरह सब हो जाते हैं, ये सब होता है, तब कंक्लूजन पे आया जाता है, ठीक है। तो ये है, तो मोटा मोटी आपको ये 4 बेल जो होता है उसको याद रखना है। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। पावर क्या है और फंक्शन क्या है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उनके पावर क्या है, फंक्शन क्या है? इंश्योरिंग चाइल्ड राइट्स, बच्चे के जो राइट्स हैं उसको इंश्योर किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी केसेस हैं तो उसको जो है एडजुडिकेट करें, मैटर को सॉल्व करें, और सॉल्व होने के बाद उसको डिस्पोज कर दें, खत्म कर दें, ठीक है। इसके बाद है सोशल इन्वेस्टिगेशन। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसके सुधार होने की गुंजाइश है, ठीक है, अगर उसका 15 दिनों में रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो फिर उसको जो है प्रोबेशन पे, प्रोबेशन ऑफिसर के कहने पर उसके कंडक्ट के आधार पर उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस टू लीगल एड। अगर कोई भी बच्चा ऐसा आया है तो ये जेजेबी जो है ये इंश्योर करेगा कि उसको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ केसेस। द जेजेबी कैन ट्रांसफर केसेस टू द चिल्ड्रन कोर्ट्स इफ इट डिटरमाइन आफ्टर अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट दैट द चाइल्ड शुड बी ट्राइड एज एन एडल्ट, ठीक है। कोई भी बच्चा है जो 18 साल से कम का है, 17 साल का है, लेकिन उससे बहुत बड़े अपराध किए हैं, तो फिर जेजेबी के पास पावर नहीं है कि वो उस बच्चे को देखे, वो उस बच्चे को कोर्ट के पास भेज देगा एज अ एडल्ट ट्राई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जेजेबी ये इंश्योर करेगा कि उसका जो भी कार्यवाही होगा वो बच्चे से फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ मतलब स्ट्रिक्टली कुछ काम किया जाए, नहीं, एकदम चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। यही सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोसीजर टू अरेस्ट द पर्सन अकॉर्डिंग टू BNSS, ठीक है। प्रोसीजर पूछ रहा है, तो सबसे पहला है अरेस्ट विद वारंट। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो वारंट के साथ आइए। कौन से अपराध में? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। अरेस्ट विदाउट वारंट, कौन से अपराध में? अगर कोई भी अपराध जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की सूचना मिलती है तो पुलिस जो है विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक अरेस्ट विद वारंट हो गया, एक अरेस्ट विदाउट वारंट हो गया। एक अरेस्ट होता है बाय प्राइवेट पर्सन। मैं हूं, मेरे सामने किसी बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया, मैं उस बंदे को जिसने मर्डर किया है मैं उसको पकड़ सकता हूं, पकड़ के अपने पास तब तक रख सकता हूं जब तक पुलिस ना आ जाए, ठीक है। मेरे ऊपर कोई केस वेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि BNSS ये बोलता है कि अगर आपके सामने कोई भी अपराध होता है, ठीक है, और आपको लगता है कि यह अपराधी पुलिस के आने से पहले भाग सकता है, तो आप उसको पकड़ के रख सकते हैं जब तक पुलिस वहां पे ना आ जाए। तो इसको बोला जाता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, ठीक है। एक है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि उसके सामने कोई ऐसा अपराध हुआ है जो कॉग्निजेबल नेचर का है, तो वो फिर वेट नहीं करेंगे कि पुलिस आएगा तब हम अरेस्ट करेंगे, मैजिस्ट्रेट भी उसको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी अरेस्ट होता कैसे है? तो मेकिंग अरेस्ट, देखिए, द अरेस्टिंग ऑफिसर मस्ट टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन बीइंग अरेस्टेड unless there is a submission of custody. For women, the officer must be presumed submission to oral intimation of arrest unless circumstances require.
अगर किसी महिला को अरेस्ट करना है तो किसी महिला पुलिस के द्वारा ही अरेस्ट किया जाना चाहिए। महिलाओं को 6 बजे शाम के बाद, सुबह के 6 बजे से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मर्द के केस में अरेस्ट जो होगा, ऐसा नहीं है कि जाके उसको कॉलर पकड़ के घसीट के ले गए, ऐसा नहीं। आप जाइए, आप बोलिए आपको अरेस्ट करने आए हैं, यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है। अगर आपने वो लाया है हथकड़ी तो आप हथकड़ी लगाइए और साथ में लेके जाइए शांति से, कोई मार दंगा नहीं करना है, ठीक है। अभी जो अरेस्ट करने आया है पुलिस, उसका ड्यूटी क्या है, वो अरेस्ट मेमो बनाएगा वहां पर। अगर कोई भी गवाह है जिसके सामने वो अरेस्ट कर रहे हैं तो उनके पास उनका भी सिग्नेचर लेगा वहां पे, ठीक है। जो भी अक्यूज जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको अरेस्ट का ग्राउंड भी बताया जाना चाहिए। अगर उस अपराध में उसको बेल लेने का अधिकार है, अवेलेबल है, तो ये भी पुलिस की ड्यूटी है कि वो उसको बताए, ठीक है। अगर कोई भी बंदा अरेस्ट हो रहा है और उसके परिवार वालों को सूचना नहीं मिला है तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि उसके परिवार को इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है। जब किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहिए, ये लॉ बोलता है, ठीक है। हैंडकफिंग, हैंडकफिंग मतलब हथकड़ी। हथकड़ी हर उस अपराधी को नहीं लगाया जा सकता जिसने पहली बार अपराध किए हैं और छोटे मोटे किए हैं। हथकड़ी सिर्फ उसी को लगाया जा सकता है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, रिपीटेड ऑफेंडर है, या किसी ने बड़े अपराध को अंजाम दिया है, टेररिस्ट एक्ट किया है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है या ड्रग वाले मामले हैं जिसकी ग्रेविटी जो है बहुत हीनियस है, तो ऐसे अपराध में हैंडकफिंग अलाउड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अरेस्ट के रिगार्डिंग दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 25th, चार्जशीट। चार्जशीट का मैंने बताया था, जब कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपना कंप्लीट करता है, अगर 10 साल से कम का मामला है तो 60 दिनों में कंप्लीट करेगा, अगर 10 साल से ऊपर का मामला है तो 90 दिनों के भीतर कंप्लीट करेगा। तो जैसे ही वो अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करता है तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करता है, विच इज ऑल्सो नोन एज चार्जशीट, ठीक है। तो जैसे ही चार्जशीट फाइल होता है कोर्ट में, फिर कोर्ट क्या करता है, ट्रायल शुरू कर देता है। चार्जशीट जैसे ही कोर्ट में आएगा, कोर्ट जो है चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम करने से पहले अक्यूज से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये अपराध में अपराध दर्ज किए गए हैं, क्या तुमको ये अपराध कबूल है या तुम्हें ट्रायल फेस करना है, ठीक है। जैसे ही अक्यूज बोलेगा कि नहीं मुझे ट्रायल फेस करना है तो ट्रायल शुरू हो जाए, ठीक है। चार्जशीट में क्या क्या होता है आपको बता दूं, अक्यूज्ड का नाम होता है, अक्यूज्ड को कहां से अरेस्ट किया गया, अक्यूज्ड को अरेस्ट कराने में किसने मदद की थी, कौन कौन गवाह है, विक्टिम कौन थी, इंफॉर्मेशन किसने दिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या जब्ती हुआ, पंचनामा बनाया गया या नहीं बनाया गया, कब अरेस्ट किया गया, कब उसको वकील से मिलने दिया गया, कब उसको बेल मिल गया, ये सारी चीजें जो है चार्जशीट के अंदर कवर की जाती हैं। चार्जशीट का एक कॉपी जो है अक्यूज्ड को दिया जाता है जब उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चार्जशीट के रिगार्डिंग है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।